नमस्ते जी। आशु का पति बहुत सीधा था, लेकिन उसकी माँ कहती कि पति को मार कर सारा माल समेट कर चली आओ। तुम्हारी दोबारा शादी किसी राजकुमार से करवा दूंगी। तो एक दिन आशु ने पति के खाने में जहर मिला दिया और वह खाकर लेट गया। तो सुबह उठते ही आशु ने सारे गहने, पैसे और जायदाद के पेपर्स उठाए और अपनी माँ के घर चली आई। तो माँ और भाइयों ने सारा माल उससे ले लिया और कुछ दिन बाद आशु की दूसरी शादी कर दी। और शादी की रात जब पति ने उसका घूंघट उठाया तो आशु के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्योंकि पति तो देख आशु, मैंने तेरी शादी कम उम्र में इसलिए नहीं करवाई कि तो उस बूढ़े के साथ जिंदगी गुजारे। अभी तेरी उम्र ही क्या है, तुझे तो कोई भी हैंडसम जवान लड़का मिल सकता है। फिर यह बुढ़ा तुम्हारी क्या इच्छाएं पूरी कर सकता है और कब तक जिंदा रह सकता है। आंसू की माँ ने फिर से उसे वही बात शुरू कर दी थी। वह कहने लगी, माँ अगर तुझे यह बुढ़ा लगता था तो फिर तो मेरी शादी क्यों की, जब भी मैं मना कर रही थी। कहने लगी, अरे इसलिए की थी ताकि तू समझदारी दिखाएगी। इतना बड़ा घर है, बंगला है और तेरा पति तुझ पर फिदा है। सारा कुछ अपने नाम करवा और उसे चलता कर। माँ ने नाक चढ़ाकर कहा था, माथे पर तेवर चढ़ाया था। आंसू कहने लगी, माँ वो मेरे साथ अच्छा है, जैसा भी है। मेरा पति है और बेवकूफ नहीं है कि सब कुछ मेरे नाम कर देगा। मुझे घुमाता फिराता है, सैर कराता है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं क्यों उससे डिवोर्स ले लूं और मायके आकर तंगी की जिंदगी गुजारूं। यह कह के आंसू ने जैसे बात खत्म करना चाही थी, उसकी माँ कहने लगी, तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं। अरे मेरा मतलब है कि अपनी कम उम्र का फायदा उठा, उसको अपनी अदाएं दिखा ताकि वह घर तेरे नाम कर दे, अपनी हर चीज तेरे नाम कर दे, फिर तू उससे डिवोर्स ले लेना। आंसू कहने लगी, नहीं, वो मुझसे साफ कह चुका है कि मैं तुम्हारे नाम कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ और भाई लालची लगते हैं और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगर मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया तो तुम्हारी माँ जबरदस्ती तलाक दिलवा कर तुम्हें अपने घर ले जाएगी। आंसू की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी, यह बूढ़ा तो बड़ा ही चालाक निकला। चलो मैं करती हूँ उसका कुछ, लेकिन देख तू वहां पर दिल ना लगा बैठना। माँ वह तो वैसे भी डॉक्टर के पास मुझे लेकर गया था कि शादी को कुछ महीने हो गए, अब तो कोई ना कोई खुशखबरी हो जानी चाहिए थी। यह सुनकर तो आंसू की माँ कुंती देवी का माथा ठनका था। कहने लगी, कोई जरूरत नहीं बच्चा पैदा करने की, तू उसे अपने पास आने भी कैसे देती है। आंसू कहने लगी, क्या हो गया है माँ, पति है वह मेरा, उसे कैसे रोक सकती हूँ। और वह इतना भी बूढ़ा नहीं है, अगर मैं 21 साल की हूँ तो वह 38 का भी नहीं है। उसकी माँ ने अपने माथे पर हाथ मारा था। कहने लगी, बस भी कर, मुझे नहीं पता था कि तेरा जोड़ इतना खराब निकलेगा कि एक बूढ़े पर अपना दिल हार बैठेगी। कोई जरूरत नहीं है उसे अपने पास आने देने की, उसे दूर रहा कर, बहाने कर दिया कर, कुछ भी कह दिया कर, लेकिन उसे अपने पास मत आने देना। मैं इसकी भी कोई पक्की व्यवस्था करती हूँ। यह कहकर वह जा चुकी थी, लेकिन आंसू परेशान हो गई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। उसे अपने पति से प्यार हो गया था, क्योंकि वह उसका बहुत ख्याल रखता था। हालांकि उम्र में उससे 13-14 साल बड़ा था, लेकिन आप करके बात करता था। जब खुद आंसू को उससे कोई आपत्ति नहीं थी, तो कुंती देवी क्यों उसकी जिंदगी नरक बनाना चाहती थी। जरूर वह कम उम्र थी, 19 साल की थी और वह उससे बड़ा था। शुरू में तो उसे बहुत बुरा लगा था, उसने बहुत इनकार किया, माँ मुझे नहीं करनी शादी, मेरी शादी तो किसी ऐसे लड़के से कर दे जो मुझसे 2-3 साल बड़ा हो, यह तो बहुत बड़ा लगता है। तो उसकी माँ ने उसके सर पर थपकी लगाई थी, अरे पगली, 2-3 साल बड़ा हो और काम काज कुछ ना करता हो, हाथ पल्ले कुछ ना हो तो क्या फायदा। यह जो उम्र के बड़े होते हैं ना और पैसे वाले होते हैं, पत्नी की बहुत ज्यादा कदर करते हैं, अपना पैसा पानी की तरह लुटाते हैं उस पर। और देख, यह ना हो कि शादी के बाद तू अपनी माँ और भाइयों को भूल जाए।
तुझे तो पता है, तुम्हारे दोनों भाई कुछ नहीं कमाते, फिर भी वह रोए जा रही थी। शादी हुई, विदाई भी हो गई, लेकिन जब उससे ने बड़ा सा बंगला देखा तो हैरान रह गई। जब उसे अभिजीत के कमरे कमरे में बिठाया गया तो कमरा देखकर भी वह हैरान हुई थी। इतना बड़ा तो शायद उसका पूरा घर था, जितना बड़ा वह कमरा था। एसी लगा हुआ था, सुंदर फर्नीचर था, कारपेट ऐसा था कि पांव रखते हुए भी एहसास नहीं होता था कि जमीन भी नीचे है। लगता था कि किसी गुलाब के फूलों से भरे रास्ते पर चल रहे हो। अपने आंसू उसने साफ किए थे और बेड पर बैठ गई। जब अभिजीत कमरे में आया तो उसने बात ही आप कहकर शुरू की थी। देखिए, आप मुझसे बहुत छोटी है और मैं यह शादी करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ को आप बहुत पसंद आ गई। वह बीमार थी और डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था, इसलिए मैं इनकार नहीं कर पाया। मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। मैं कोशिश करूंगा कि आपको खुश रख सकूं। बड़े प्यार और इज्जत के साथ उसने अपनी पत्नी अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत की थी। शुरू शुरू में तो आंसू हिचकिचाती रही, लेकिन अभिजीत उसकी बहुत इज्जत करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था। 1.5 महीने बाद सास का भी देहांत हो गया था। अब पूरे घर पर उसी का राज था। अभिजीत से छुप छुप कर वह कई बार अपनी माँ को पैसे दे चुकी थी। आए दिन उसकी माँ और उसके भाई उसके घर आ जाते थे, अच्छे अच्छे पकवान खाते और चले जाते। लेकिन माँ को शायद यह भी कम लग रहा था। उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था, लेकिन इसी बीच आंसू और अभिजीत में प्यार भी बढ़ने लगा था। वह आंसू को चाहने लगा था और आंसू को भी वह अच्छा लगने लगा था। जितना बूढ़ा उसकी माँ ने अभिजीत को कहा था वह उतना भी नहीं था। उसकी उम्र यही कोई 36-37 साल थी और आंसू भी अभी अभी 21 साल की हुई थी। जिस तरह से वह उसका ख्याल रखता था, उस पर अपना प्यार नछावर करता था, आंसू भी उसे चाहने लगी थी, उसका ख्याल रखने लगी थी। दोनों बहुत खुश थे। शादी को 4 महीने गुजरे थे कि वह आंसू को घुमाने लेके गया। पूरे 1.5 महीने बाद दोनों वापस आए थे और इस उस समय तक वह अभिजीत से काफी घुल मिल भी चुकी थी, प्यार भी करने लगी थी, घर को भी संभाल रही थी। कई बार आंसू अभिजीत से कह चुकी थी कि आप मुझसे आप करके बात ना क्या करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे काफी छोटी भी हूँ। वह कहने लगा, तो फिर क्या हुआ, हर इंसान को सम्मान का अधिकार है और आप मेरी पत्नी है। आप भी मुझे तो आप कहती है ना। कहने लगी, वह तो सब पत्नियां कहती है। वह अभिजीत के साथ बहुत खुश थी, एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। लेकिन कुंती देवी का लालच इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। पहले तो वह पैसे बढ़ाने का कहने लगी, लेकिन आंसू कहने लगी, जितना खर्चा वह मुझे देता है माँ, वो मैं सारा आपको दे देती हूँ। फिर वह मुझसे पूछता भी है कि पैसे कहाँ है गए, क्योंकि मेरी हर चीज तो वह खुद खरीद कर देता है, कपड़े भी खुद खरीद कर देता है, मेरी सारी शॉपिंग वह खुद करवाता है अपनी पसंद से। इसके अलावा कुछ रुपए ही मुझे देता है। क्या आपको कभी जरूरत हो तो खर्च ली कर लीजिएगा, लेकिन कभी खर्च करने नहीं देता। अब मैं क्या करूं? तुम भाइयों से क्यों नहीं कहती कि कोई काम करे? सारी जिंदगी मैं तो नहीं पाल सकती ना तुम लोगों को। आंसू के बदले तेवर देखकर तो जैसे कुंती देवी के होश उड़े थे। कहने लगी, अब तू माँ के सामने जुबान चलाएगी। वो अपनी माँ से बहुत डरती थी, अपनी माँ के कहीं पर सब कुछ करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने कभी उसे इतनी छूट दी ही नहीं थी कि अपनी जिंदगी के फैसले वह खुद करती। सुंदर तो पहले से थी और फिर इतने ऐश और आराम ने उसका रूप को और भी निखार दिया था। पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। जो भी उसे देखता कहता कि कुंती, तुमने अच्छा नहीं किया, अपने हीरे जैसी बेटी को कुछ रुपए की खातिर उसे बड़ी उम्र के आदमी के साथ ब्याह दिया। असली शैतानी योजना तो उस समय कुंती देवी के दिमाग में आई जब आंसू एक दिन के लिए मायके आई। वैसे तो वह मायके में नहीं रुकती थी,
कहती थी एसी के बगैर मुझे नींद नहीं आती। उसी समय उसकी पड़ोस की सहेली उसे बुलाने आ गई कि मेरी कजिन आई है, तुमसे मिलना चाहती है। जब आंसू उससे मिलने गई तो उसकी कजिन काफी अमीर थी। उसका भाई भी उसके साथ आया था। आंसू को देखकर उस पर फिदा हो गया। लेकिन जब उसे पता चला कि वह शादीशुदा है तो कहने लगा कि यह तो बड़ी गलत बात है। इतनी सुंदर लड़की की शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी। अगर यह अपने पति को छोड़ दे तो मैं फिर भी इससे शादी कर लूंगा। इस बात का जब कुंती देवी को पता चला तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वह कुछ और ही सोचने लगी कि उसकी बेटी जब इतनी सुंदर है तो वह क्यों अभिजीत के साथ ही रहे, जो महीने के सिर्फ कुछ रुपए ही उसे देता है। पहले तो वह आंसू को यही समझाती रही कि कैसा भी हो करके तू अब अभिजीत को बोल के घर तेरे नाम करवा ले। आखिर तुम उसकी पत्नी है। तो कहती थी उसकी इतनी सारी दुकानें हैं, फैक्ट्री है, कुछ तो तेरे नाम करे। या अभिजीत से कहो अपनी फैक्ट्री में तुम्हारे भाइयों को काम पर रख ले, कुछ तो पैसे आएंगे। अभिजीत ने यह भी कर लिया था। उसके दोनों भाइयों को फैक्ट्री में काम पर रख लिया। लेकिन वह सेठ बनकर वर्करों पर रोब जमाते कि हम अभिजीत के साले हैं, यानी इस कंपनी के मालिक हैं। अभिजीत तक इसकी खबरें पहुंची तो उसने उन दोनों को ही निकाल दिया। इस बात पर आंसू ने बहुत मना किया था। लेकिन उसने बड़े प्यार से समझाया कि देखो मैंने बहुत मेहनत करके यह मकाम हासिल किया है, और तुम्हारे भाई मुंह उठाकर मुझसे जितने पैसे मांगते रहते हैं, मैं उनको इतने पैसे नहीं दे सकता। वह जरूर मेरे साले है, और मैं जानता हूँ कि जो खर्चा मैं तुम्हें देता हूँ वह भी तुम अपनी माँ को दे देती हो। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर दूंगा। उन्हें मेहनत करनी चाहिए तो वह भी सफल हो जाएंगे, और यूं बहन से पैसे लेकर अय्याशियां नहीं करनी चाहिए। आंसू तो यह सुनकर शर्मिंदा हो गई थी। अभिजीत उसकी हर बात को जानता था। आंसू ने कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। कहने लगा कि आपको मेरे प्यार पर शक है। क्या आपको नजर नहीं आता मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। वह कहने लगी कि आप यह घर मेरे नाम कर देंगे। यह सुनकर अभिजीत ने कहा नहीं, मैं यह घर आपके नाम जरूर कर देता अगर आपने अपनी इच्छा से मांगा होता। मगर यह आपकी इच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ यह इच्छा आपकी माँ की है। वह एक लालची औरत है, इसलिए मैं कभी भी आपके नाम कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने आपके नाम लाखों करोड़ों की जायदाद कर दी तो आपकी माँ आपको अपने घर ले जाएगी, आपको डराएगी, धमकाएगी और मुझसे अलग कर देगी। आंसू मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, आपको छोड़ नहीं सकता। आंसू ने भी उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया था। कहने लगी मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ, मैं भी आपको छोड़ नहीं सकती। पर जितना प्यार वह अभिजीत से करती थी उससे कहीं ज्यादा वह अपनी माँ से डरती थी। जब उसकी माँ पूछती कि बताओ क्या उसने तुम्हारे नाम कुछ किया, तो कहने लगी माँ मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, और अभिजीत ने साफ मना कर दिया है। तो उसकी माँ एक नई योजना के साथ साथ वापस गई थी। आंसू को लगा कि अब उसकी माँ उसकी जान छोड़ देगी, लेकिन अगले हफ्ते उसने कुछ पुड़िया लाकर आंसू को दी। कहने लगी कि हर रात को अपने पति के दूध के गिलास में इसे डालकर उसे पिला देना। वो काफी सारी पुड़िया थी। आंसू कहने लगी यह क्या है। तो कहने लगी कि यह जहर है, लेकिन धीरे धीरे असर करता है। यह सुनकर आंसू की जान निकली थी। कहने लगी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मैं भला क्यों अपने पति को जहर देने लगी। वो कहने लगी पागल लड़की, अगर वह मर जाएगा तो सब कुछ तेरे नाम हो जाएगा, सब कुछ तेरे पास आ जाएगा, लाखों की दौलत, करोड़ों की जायदाद, फिर मैं तेरी एक और अच्छी जगह शादी करवा दूंगी। तुझे पता है वो जो तेरी सहेली नीतू है ना, उसकी कजिन का भाई तो मर मिटा है तुम पर। वह भी बहुत अमीर है और है भी तुमसे 2-3 साल बड़ा।
देख तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और तेरी इस बुड्ढे से जान छूट जाएगी। आंसू नहीं में सिर हिला रही थी, कहने लगी नहीं माँ, वह अब जैसा भी है जो भी है मेरा पति है और मुझे अच्छा लगता है। यह कहना था कि आंसू की माँ ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा, कहने लगी चुप कर और जो कहा है वह कर। अगर तूने वह नहीं किया तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। और याद रख, अब अगर अभिजीत को तूने कुछ भी बताया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। कह दूंगी कि मेरी बेटी का तो कई लड़कों से रह चुका है और फिर वह तुझे छोड़ देगा, फिर ना तू इधर की रहेगी ना उधर की। माँ की धमकी पर वह बुरी तरह से घबरा गई थी, डर गई थी। उसकी माँ वापस चली गई लेकिन उसे बहुत बड़ी परीक्षा में डाल गई थी। सीधी सी बात है, कोई भी आदमी यह बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी पत्नी पहले से किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व हो। और अगर लड़की की माँ खुद यह बात कहती तो पीछे क्या बच जाता है। अभिजीत भी बाकी आदमियों जैसा है, अगर जैसी बात सुनता तो जरूर आंसू पर शक करता, फिर तो वह ना पति के घर की रहती और ना ही माँ के उसकी माँ भी उसे अपने घर पर ना रखती, वह बिल्कुल बेसहारा होकर कहा जाती। इसी सोच ने आंसू को एक ऐसा काम करने पर मजबूर किया था जो वह करना नहीं चाहती थी। रात को दूध के गिलास में वही पुड़िया डाली। आंसू बहुत डरी हुई घबराई हुई थी, हाथ में दूध का गिलास लेकर अभिजीत के पास गई। वह उसे कहने लगा क्या बात है, मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगी है आप। आपको तो पता है मैं रात को दूध कभी नहीं पीता। आंसू कहने लगी लेकिन पीना पड़ेगा, आप अपना ख्याल नहीं रखते। वो कहने लगा आप इतने प्यार से लाई है, इसमें जहर भी हुआ तो भी पी लूंगा। उसने यह बात मजाक से कही थी लेकिन आंसू का दिल बैठने लगा था। उसने गिलास आंसू के हाथ से लिया और घूंट घूंट भरने लगा। जैसे जैसे वह दूध पी रहा था वैसे वैसे आंसू की जान निकल रही थी। वह दूध पी चुका था। कुछ देर बाद सीने पर हाथ सहलाने लगा, कहने लगा अजीब सी तबीयत हो गई है, फिर लैपटॉप बंद कर दिया और सो गया। आंसू जानती थी कि इस रात की सुबह उसके लिए कभी नहीं होगी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वह कमरे से बाहर आ गई और फूट फूट कर रो रही थी। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसने लॉकर से पैसे निकाले, सारे गहने निकाले और जायदाद के पेपर्स भी निकाल लिए। सब कुछ लेकर वह सुबह ही सुबह अपनी माँ के घर जा चुकी थी। सब कुछ अपनी माँ के हवाले करके अपने कमरे में खुद को बंद करके रोने लगी। अपनी इज्जत और बाकी की जिंदगी को बचाने के लिए उसने यह रास्ता चुना था, क्योंकि उसकी माँ अगर उस पर यह आरोप लगाती और अगर अभिजीत उस पर भरोसा कर लेता तो उसके लिए कोई भी घर ना रहता, ना माँ का ना अभिजीत का। लेकिन अपने किए पर उसे बहुत अफसोस था। ढेर सारे गहने और इतना सारा पैसा देखकर माँ तो जैसे खुशी से पागल हो गई थी। उसके दोनों भाई हाथों से पैसा गिनने में व्यस्त थे। तकरीबन 40-45 लाख का कैश था और गहने भी बहुत ज्यादा थे। इन गहनों को बेचने के बाद उनके पास इतना पैसा हो जाता कि वह बड़े आराम से बिना कुछ कमाए अपना जीवन गुजार सकते थे। अभी 21-22 दिन भी नहीं गुजरे थे कि उसकी माँ कहने लगी कमीना झूठा कहीं का। यह सुनकर आंसू कहने लगी किसकी बात कर रही हो माँ। कहने लगी वही नीतू के कजीन का भाई, पहले तो बड़ा मरा जा रहा था तेरी सुंदरता पर, अब कहता है मैं क्यों इस्तेमाल की हुई चीजें अब बनाने लगा, मैं तो शादी नहीं करूंगा उस लड़की से। यह सुनकर आंसू माँ की शक्लें देखने लगी। कहने लगी क्या मिला तुझे माँ मेरा घर बर्बाद करके, तुमने कुछ पैसों की खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह कहने लगी क्यों चिंता करती है, अरे तेरी यह जो सुंदरता है, तेरी जो कम उम्र है ना तो इससे बहुत रुपया कमा सकती है। देख तेरे लिए मैं फिर कोई और बुड्ढा तलाश करती हूँ। यह सुनकर उसने इनकार कर दिया। कुंती देवी कहने लगी मेरी बात समझा कर, और इस बार मैं कोई 74-75 साल का बुड्ढा ढूंढूंगी जो बस मरने वाला हो, ताकि सारी जायदाद तेरे नाम हो जाए और फिर तुम वापस मेरे घर आ जाना।
आंसू कहने लगी, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? हर मर्द के साथ सोने वाली मैं कोई वैश्या हूँ क्या? यह कहकर वह रोने लगी। कहने लगी, अभिजीत बहुत अच्छा था, मुझसे प्यार करता था। मैं तो दूसरे मर्द का सोच भी नहीं पा रही। रहना तो बहुत दूर की बात है। माँ, मुझे नहीं करनी शादी। मुझे ऐसे ही पड़ा रहने दो। वैसे भी अभिजीत के इतने पैसे तुम्हारे पास आ गए हैं, मेरी 2 टाइम की रोटी तुम पर भारी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसकी माँ का लालच खत्म नहीं हो रहा था। वो उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगी। वह रिश्ता ढूंढ भी चुकी थी, लेकिन इस बार रिश्ता लेकर आने वाली कहने लगी कि वह आदमी बहुत ज्यादा बूढ़ा है। इतना बूढ़ा है कि चल फिर नहीं सकता, बस बिस्तर पर है। और उसे एक कम उम्र लड़की चाहिए, जिसके साथ वह समय गुजार सके और जो उसे संभाल सके। बहुत अमीर और पैसे वाला है, और शादी के लिए तुम्हें एडवांस के रूप में 15 लाख रुपए देने को तैयार है। यह सुनकर उसकी माँ का लालच और ज्यादा बढ़ने लग गया। कहने लगी, ठीक है। रिश्ते वाली औरत ने बताया कि उस बूढ़े आदमी को एक खतरनाक बीमारी है। वह अपना पूरा शरीर छुपा के रखता है और अपना चेहरा भी छुपा के रखता है, लेकिन कह रहा है जैसे ही उसकी शादी तुम्हारी बेटी से होगी, वह तुम्हें माला माल कर देगा। यह सुनकर तो कुंती देवी के मुंह में पानी भर आया था। वह उसे ना तो आंसू से कोई प्यार था, ना ही उसकी चिंता थी। उसे बस पैसों से प्यार था। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी आंसू सब सुन चुकी थी। बार बार अभिजीत को याद कर रही थी। शायद उसे अभिजीत के साथ यह सब कुछ करने की सजा मिलने वही वाली थी कि एक कोठी बूढ़े आदमी से उसकी शादी कि एक कोढ़ी बूढ़े आदमी से उसकी शादी हो रही थी। यह सोचकर ही उसे रोना आने लगा कि वह कैसे एक ऐसे आदमी के साथ रहेगी। उसे फिर से अभिजीत की बहुत याद आने लगी। वह कितना प्यार करता था, किसी नाजुक गुड़िया की तरह उसके साथ रहता था, उसकी इज्जत करता था, उसे नरमी से छूता था, ताकि जल्द से जल्द वह उसके बच्चे की माँ बन जाए और उसका परिवार पूरा हो जाए। अभी तो अभिजीत को मरे हुए 1.5 महीना भी नहीं गुजरा था कि उसकी माँ उसका फिर से रिश्ता तय कर चुकी थी। लेकिन भगवान की करनी ऐसी हुई कि रात को ही आंसू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। उसकी उल्टियां ही नहीं रुक रही थी। कुछ दिन बाद की तारीख कुंती देवी ने शादी की तय कर दी थी, इसलिए उसे आंसू की तबीयत की चिंता सताने लगी। डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी उम्मीद से है। यह सुनना था कि वह कहने लगी कि इस बच्चे को जल्दी से गिरा दो। डॉक्टर कहने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बच्चा कैसे गिरा सकती हूँ? वैसे भी आपकी बेटी को 2.5 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब मैं यह सब नहीं करूंगी, ना ही करने दूंगी। अगर आपने ऐसी कोशिश की तो मैं आप पर केस कर दूंगी। यह सुनकर उसकी माँ डर गई। आंसू कहने लगी, मुझे नहीं करनी किसी और से शादी। मैं अभिजीत का बच्चा पाल लूंगी। मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया सिर्फ तुम्हारे कहने पर। तुमने अगर मुझे बदनामी की धमकियां ना दी होती तो मैं कभी यह कदम ना उठाती। लेकिन उस रात कुंती ने उसे बहुत मारा। उसके पेट पर जोर जोर से लातें मारी ताकि यह बच्चा अंदर ही अंदर मर जाए। वह रोती रही, करहाती रही। कुंती कहने लगी कि मैं इसे ऐसे ही मार दूंगी। सुबह तक उसे बहुत तेज दर्द उठने लगा था, लेकिन बच्चा अभी भी अंदर सही सलामत था। कुंती देवी ने 11 दिन बाद जबरदस्ती उसकी शादी उसी बूढ़े से कर दी, जो बड़ी मुश्किल से बैठ पा रहा था। चेहरा तक छुपा रखा था, रुमाल अपने पूरे मुंह पर बांध रखा था, हाथों पर भी कपड़ा बांध रखा था। खुद कुंती भी उस बूढ़े को देख कर गिन से मुंह फेर गई थी, और उसके दोनों बेटे भी। लेकिन अपनी बेटी ब्याहते हुए उसने कुछ नहीं सोचा था। शादी होते ही रोते धोते वह उस बूढ़े आदमी के साथ जा चुकी थी। उसके कमरे में बैठकर रो रही थी। घर अभिजीत के घर से भी ज्यादा बड़ा था, लेकिन जानती थी कि उसकी जिंदगी उजड़ चुकी है, क्योंकि दिल में अब भी अभिजीत था। अजीब बात यह थी कि पूरी रात
उसकी ऐसी ही गुजर गई, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसके कमरे में नहीं आया। उसने भी दिल ही दिल में शुक्र किया था, क्योंकि एक और बड़ी परीक्षा से गुजरना नहीं चाहती थी। अभी भी अभिजीत की एक निशानी उसके शरीर में पल रही थी। अगर वह जिंदा होता तो कितना खुश होता। वह तो शायद उसे पाँव भी जमीन पर ना रखने देता, उसका इतना ख्याल रखता। आंसू बहाकर सारा समय गुजारा था। सुबह सवेरे ही एक नौकरानी आई और उसे नाश्ता दे गई। कहने लगी कि साहब जी कह रहे हैं कि नाश्ता कर लें। वह कहने लगी मुझे भूख नहीं है। कहने लगी लेकिन साहब जी का आदेश है, और उनका आदेश कोई नहीं टालता। नाश्ता करते हुए अभिजीत की बातें याद आ रही थी। इतना प्यार करता था उससे, इतना विश्वास करता था कि उसके हाथ से सच में जहर का दूध पी गया था। ऐसे प्यार करने वाले पति तो शायद किस्मत वालियों को मिलते हैं। सोच रही थी काश वह अपनी माँ से ना डरती। काश एक बार अभिजीत से सब कुछ सच बता देती कि मेरी माँ ही मुझे भड़काने की कोशिश कर रही है। लेकिन वह डर के मारे बहुत गलत कदम उठा बैठी थी, जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं था। जैसे ही उसने नाश्ता किया उसका जी मन मचलाने लगा, फिर से उल्टी होने लगी। नौकरानी यह देखकर परेशान हुई थी। कहने लगी क्या तुम बीमार थी? वो कहने लगी मुझे नहीं पता। कहने लगी ऐसे कैसे नहीं पता? अगर तुम बीमार थी तो तुम्हारी माँ ने एक बीमार लड़की का सौदा क्यों किया? पूरे 15 लाख लिए है उसने शादी के लिए। वह कहने लगी तो फिर ऐसा करो कि मुझे जान से मार डालो। वैसे भी यह शादी मैं नहीं करना चाहती थी, मेरी माँ ने जबरदस्ती की है। मुझे अपने पहले पति से बहुत प्यार था, और अभी भी है। ऐसा करो मुझे मार डालो, वरना मेरी माँ पता नहीं कब तक मुझसे यही खेल खिलाती रहेगी और मेरी जिंदगी को नरक बनाकर रख देगी। मुझे जहर दे दो। यह सुनकर नौकरानी परेशान हो गई, जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। उल्टियां कर कर के आंसू बिल्कुल निडाल होकर बेड पर गिर चुकी थी, और दुखी भी थी। फिर उसे अभिजीत की याद आने लगी थी। सोच रही थी कि इस बुड्ढे को सब कुछ सच बता देगी और कहेगी कि वह उसे मार डालेगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपनी माँ से भी कह चुकी थी कि वह यह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। जबरदस्ती उसका ब्याह कर दिया। पैसे के लालच में वह पता नहीं कब तक बिकती रहेगी, क्योंकि उसकी माँ का लालच कभी खत्म होने वाला नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर वही बूढ़ा आया था। हाथ पट्टियों से लिपटे हुए थे, चेहरा भी छुपा हुआ था। उसे देखकर आंसू ने आंखें बंद कर ली। आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ देर बाद एक लेडी डॉक्टर अंदर आई थी। वह कहने लगा इस लड़की का इलाज करना है। देखो इसे क्या परेशानी है। आंसू जानती थी कि उसे क्या हुआ है। उसे पता था कि वह अब उसके साथ क्या होने वाला है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा जब इस आदमी को पता चलेगा कि मैं अपने पहले पति के बच्चे को अपने कोख में रखे हुए हूँ। लेडी डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और उसे बता दिया कि आपकी पत्नी उम्मीद से है। वह समझ गई थी उसकी जिंदगी की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। लेडी डॉक्टर जा चुकी थी। कमरे का दरवाजा बंद करके वह आदमी उसके पास बैठ गया। आंसू जानती थी कि वह उसे छोड़ेगा नहीं, उसे बुरा भला कहेगा, अपने दिए हुए रुपए वापस मांगेगा। लेकिन वह तो अपनी पट्टियां उतार रहा था। हाथों की पट्टियां उतारने के बाद उसने चेहरे का रुमाल हटाया तो आंसू जो की निडाल पड़ी हुई थी, अचानक उठकर बैठ गई, क्योंकि सामने कोई और आदमी नहीं था, अभिजीत था। वह जिंदा था यह सोचकर वह रोने लगी। उसका चेहरा दोनों हाथों में ले लिया। आप ठीक है? आप जिंदा है? मैंने तो आपको जहर दे दिया था, मार डाला था आपको। अभिजीत ने उसके हाथ पकड़ लिए, कहने लगा मुझे पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जहर की पुड़िया दी थी, क्योंकि मेरी एक काम वाली हर समय तुम्हारी जासूसी करती थी। जब भी तुम्हारी माँ आती थी, तुमसे जो कहती थी वह मुझे बता देती थी। वह पुड़िया मैं बदलवा चुका था। दूध में ऐसा कुछ भी नहीं था। बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि पति क्या होता है।
क्या महत्व होता है उसका। बाकी रह गई गहनों और पैसों की बात, तो मैं तुम पर सब कुछ लुटाने का हौसला रखता हूँ। मैंने जानबूझ के अपना ही रिश्ता दोबारा भेजा था तुम्हारी माँ का मुंह बंद करने के लिए। जायदाद पेपर नकली थे और गहने भी नकली थे। जब तुम्हारी माँ बेचेगी तो तब पता चल जाएगा। हाँ, मेरे रुपए जरूर चले गए, लेकिन मैं समझूंगा कि मेरी पत्नी और बच्चे की बलाएं उतर गई। अभिजीत की बातें सुनकर और उसे जिंदा देखकर आंसू उसके साथ लगकर रोने लगी थी। माफी मांग रही थी, लेकिन वह उसके माथे को चूमने लगा। कहने लगा, मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो और मेरे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचे। वह उसे लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया था, उसका बहुत ख्याल रखता था। आंसू ने उसे सारी बात बता दी थी। वह कहने लगा, एक बार मुझ पर भरोसा तो करती, मुझे सब कुछ सच बता देती तो तुम्हें अपनी माँ के अत्याचार सहन नहीं करने पड़ते। हर आदमी एक जैसा दिल नहीं रखता। जिस माँ की आंखों पर लालच की पट्टी बन जाए तो उसे कुछ नजर नहीं आता। अभिजीत को जिंदा देखकर तो उसकी माँ के भी होश उड़े थे और वह धमकी दे चुका था कि अगर अब मेरे घर आई या मेरी पत्नी को कुछ भी उल्टा सीधा सिखाने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को जेल भेज दूंगा। आंसू की जिंदगी में खुशियां फिर से वापस लौट आई थी। शायद आंसू का प्यार अपने पति के लिए सच्चा था, इसलिए भगवान ने भी उसकी मुश्किलों को आसान कर दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।